हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एस ए 570 गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। तो तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन हमने पढ़ा है। पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरा है अक्रूवल अजम्पशन और तीसरा है प्रूडेंस अजम्पशन एज पर AS1। तो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो इस अजम्पशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है इस अजम्पशन के साथ कि एंटिटी विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। अब एंटिटी विल कंटिन्यू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एंटिटी के जितने भी एसेट्स हैं वो एंटिटी रियलाइज कर लेगी और एंटिटी की जितनी भी लाइबिलिटीज है वो एंटिटी डिस्चार्ज कर देगी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली अगर सब कुछ सही चलता रहे तो कंपनी के जितने एसेट्स है वो कंपनी रियलाइज कर लेगी और कंपनी की जितनी लाइबिलिटीज है वो कंपनी डिस्चार्ज कर देगी। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन assumption that entity will continue for foreseeable future. Assets and liabilities are recorded on basis that entity will be able to realize its assets and discharge its liability in the normal course of business. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। या तो एक होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो कि एक वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए होता है, जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स और जनरल पब्लिक, राइट। और इसमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है, या फिर IFRS का यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? जो कि स्पेसिफिक यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि किसी रेगुलेटरी बॉडी के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए, राइट। इसमें GFRS का यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक रहता है। तो क्योंकि इसका जनरल पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे एट देयर ओन कन्वीनियंस और एज पर देयर यूटिलिटी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्योंकि गैप का यूज होता है, तो जो अकाउंटिंग अजम्पशन है उसका भी यूज होता है। और उसमें से क्या है, अकाउंटिंग अजम्पशन गोइंग कंसर्न का यूज किया जाता है। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलेस, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो यूज करके बनाएगा, लेकिन कब कब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज नहीं होगा? जब मैनेजमेंट इधर इंटेंड्स टू लिक्विडेट, जब मैनेजमेंट लिक्विडेट करने की सोच रहा है कंपनी को, और सीज ऑपरेशंस, या तो कंपनी का ऑपरेशंस बंद करने की सोच रहा है और हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो। मतलब कंपनी की इतनी बुरी स्थिति है या फिर उस इंडस्ट्री की इतनी बुरी स्थिति है कि उसके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है बंद करने के अलावा, उसे बंद करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाओ ना बनाओ, इट्स ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे और मे नॉट be prepared in accordance with financial reporting framework for which going concern basis of accounting is relevant. Okay, next, responsibility for assessment of entity's ability to continue as going concern. तो फोर्सेबल फ्यूचर में एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, इसके लिए असेसमेंट करना पड़ता है कि क्या एक्चुअली में इट विल बी एबल टू ऑपरेट इन द फोर्सेबल फ्यूचर। ठीक है, तो उसके लिए असेसमेंट करना पड़ता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है असेसमेंट करने की? क्या ऑडिटर आके असेस करता है? नहीं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असेस करे कि कंपनी इन फोर्सेबल फ्यूचर ऑपरेट कर पाएगी या नहीं, ऑपरेशन रहेगी या नहीं। ठीक है, ओके। इट इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ FRF डज नॉट इंक्लूड एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर FRF में भी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टिल वो मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये डीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अब जब मैनेजमेंट असेसमेंट कर रहा है तो उस असेसमेंट में क्या इन्वॉल्व रहता है? ठीक है, कैसे असेस कर रहा है वो? तो वो जजमेंट बनाता है, मेकिंग जजमेंट अबाउट व्हाट, अबाउट इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर। ठीक है, वो जजमेंट देखते हैं कि क्या अनसर्टेन फ्यूचर में क्या क्या अनसर्टेनिटीज है, क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी हो सकता है लिक्विडेट करना पड़े या फिर ऑपरेशन सीज करना पड़े, इसका जजमेंट क्रिएट करता है। आउटकम ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस। ठीक है, ओके।
अब ये जजमेंट जो क्रिएट करता है तो क्या क्या फैक्टर्स लेके चलता है दिमाग में, क्या क्या फैक्टर्स रेलेवेंट है उसके जजमेंट के लिए, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेलेवेंट टू दैट जजमेंट। सबसे पहला क्या है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद आउटकम ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन। मतलब जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा चांसेस है कि एंटिटी ऑपरेशन ना रहे, लिक्विडेट करना पड़े, या कोई रियलिस्टिक ऑप्शन ना रहे अदर देन क्लोजिंग डाउन द कंपनी और द एंटिटी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एक पहला फैक्टर है। सेकेंड, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। क्या साइज है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स से जब रिलायंस जियो आया था उस समय छोटी छोटी जो टेलीकॉम कंपनीज है वो बंद हो गई, ठीक है। लेकिन जो बड़ी कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो स्टिल किसी समहाउ दे सर्वाइव बिकॉज कि उनके पास उनका साइज बड़ा था, चांसेस ऑफ डैमेज डैमेज तो हुआ बट एक लेवल पे उन्होंने मैनेज कर लिया। बट छोटी कंपनीज यूनियन और एयरसेल, कंपनीज लाइक दैट, वो सब खत्म। वो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उन पे नहीं लगा, ठीक है। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्या नेचर है बिजनेस का और क्या कंडीशन चल रहा है अभी उस इंडस्ट्री में, क्या कंडीशन चल रहा है, एंड डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर से कितना इफेक्ट होता है वो एंटिटी, उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट, जजमेंट ऑफ फ्यूचर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ऑब्वियसली फ्यूचर का जजमेंट आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही हो सकता है, कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो जजमेंट ऑफ फ्यूचर इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। तो लेट्स से 31 मार्च तक सब कुछ सही था, सब कुछ प्रॉपर था, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट ने देखा कि फोर्सिबल फ्यूचर में काम चल जाएगा, काम चलता ही रहेगा, तो उसने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया। लेकिन आफ्टर 31 मार्च कुछ ऐसा इवेंट हो गया, लेट्स से एक मेजर वेयर हाउस, कंपनी का एक बहुत बड़ा वेयर हाउस जिसमें सारे इन्वेंट्रीज और बहुत कुछ उसमें स्टोर थे, उसमें आग लग गई। अब क्योंकि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, 31 मार्च तक तो उसने बैलेंस शीट बना के प्रिपेयर कर दिया मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेके। लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा कुछ है जो ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मे बी ड्यू टू दिस रीजन एंटिटी शायद आगे काम ना कर पाए, ऑपरेशंस को क्लोज करना पड़े, तो अब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं चल सकता यहाँ पे। Judgment of future is based on information available. Therefore, subsequent events may result in outcomes that are inconsistent with judgment that were reasonable at time they were made. तो subsequent event की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो 31 मार्च को जजमेंट बनाया गया था बाई मैनेजमेंट, वो हो सकता है आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो इनकंसिस्टेंट हो जाए। ओके, नेक्स्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमने इससे पहले तो देख लिया कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, वो असेसमेंट करता है अबाउट द गोइंग कंसर्न, ठीक है। क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ये असेसमेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसी के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना और फिर कंक्लूड करना कि क्या मैनेजमेंट ने सही असेसमेंट किया अबाउट द गोइंग कंसर्न, और दूसरा कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और फिर कंक्लूड करता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट ने जैसे असेसमेंट किया उस हिसाब से उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाया होगा। अगर मैनेजमेंट ने ये असेस किया कि कंटिन्यू करेगा कंपनी इन द फोर्सेबल फ्यूचर, तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लगा के आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा असेस करता है कि नहीं, कंपनी आगे ऑपरेशनल नहीं रहेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा, तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता। तो उसी का अप्रोप्रिएटनेस चेक करता है ऑडिटर, उसी के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता है, और दूसरा ये चेक करता है इसके बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है आज के टाइम में, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। फिर these responsibility exist even if FRF used in preparation of financial statement does not include explicit requirement for management to make specific assessment। अब हमने ऊपर क्या देखा था कि अगर FRF में कोई explicit रिक्वायरमेंट नहीं है अबाउट
कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असेसमेंट करे, फिर भी वो मान के चलना होगा कि वो मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसे असेसमेंट करना ही पड़ेगा, एफआरएफ क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही अगर एफआरएफ स्पेसिफिकली ये नहीं बोलता कि मैनेजमेंट को कोई स्पेसिफिक असेसमेंट करने की जरूरत है, स्टिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और फिर अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो असेसमेंट करे, तो फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिटेड एविडेंस ले और कंक्लूड करे, राइट। थर्ड, absence of reference to material uncertainty about entity's ability to continue as going concern in auditor's report cannot be viewed as guarantee as to entity's ability to continue as a going concern. Absence of reference, अब ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा आता है गोइंग कंसर्न के बारे में। अगर ऑडिटर को लगता है कि ठीक है मैनेजमेंट ने बहुत सही तरीके से अपना असेसमेंट किया है और दूसरा कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो ऑडिट रिपोर्ट में वो मेंशन करेगा नहीं गोइंग कंसर्न के बारे में। और अगर वो नहीं करता है इस चीज को एड्रेस, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गारंटी दे रहा है कि कंपनी तो चलेगी चलेगी, ऐसा नहीं है। ही इज नॉट गिविंग एनी गारंटी। ओके, नेक्स्ट, इवेलुएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। अब मैनेजमेंट का असेसमेंट इवेलुएट करेगा ऑडिटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इवेलुएटेड बाय ऑडिटर, ठीक है। मैनेजमेंट का असेसमेंट कौन इवेलुएट करता है, ऑडिटर इवेलुएट करता है। उसमें वो क्या कंसिडर करता है, ऑडिटर ये कंसिडर करता है कि क्या जितना भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ऑडिटर कंसिडर्स वेदर इट इंक्लूड्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विच ही इज अवेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट करते टाइम उससे ये चेक करना है कि जो गोइंग कंसर्न का मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है, क्या उसने सारा इंफॉर्मेशन यूज किया है। लेट्स से ऑडिट करते टाइम उसे दिखा कि एक डेटर है कंपनी का, उसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई है, वो इंसॉल्वेंट होने के कगार पे है, उसके ऊपर आईबीसी चल रहा है और कोई रिजोल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स कि वो मोस्टली बैंकरप्ट हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। ऑडिट करते समय ये पता चल गया, और ये जो डेटर है ये कंपनी का एक मेजर कस्टमर है, ठीक है। अब कंपनी के पास अगर डेटर से पैसा नहीं आएगा तो वो एसेट्स, मेजर एसेट रियलाइज नहीं कर सकता। तो ये एक अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी है अबाउट द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी। पर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया नहीं, मैनेजमेंट ने ये ध्यान नहीं दिया कि डेटर की अभी क्या स्थिति है, डेटर इंसॉल्वेंट होने वाला है या नहीं, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने ये असेसमेंट कर दिया कि ठीक है बढ़िया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोर्सेबल फ्यूचर, ठीक है। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कंपनी ने लिया है अपने असेसमेंट करते टाइम। इस केस में क्या था, उसने ये अपने असेसमेंट के टाइम पे ये कंसिडर नहीं किया कि आज के दिन में उसका जो मेजर डेटर है, मेजर कस्टमर है, उसकी बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है, और उससे वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। तो अगर वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा तो इसकी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। उस बुरी स्थिति के चक्कर में हो सकता है वो बंद हो जाए। नेक्स्ट, ऑडिटर कवर्स सेम पीरियड एज यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट। तो मैनेजमेंट जितने टाइम का असेसमेंट करता है उतने टाइम का वो ऑडिटर भी चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर्स का अगर मैनेजमेंट ने कर रखा है तो 5 ईयर्स का ऑडिटर चेक करेगा। या फिर अगर एफआरएफ या फिर कोई लॉ रेगुलेशन कोई लॉन्गर पीरियड बोलता है तो वो चेक करेगा। लेट्स से मैनेजमेंट ने नेक्स्ट 2 ईयर्स का असेसमेंट करके रखा है तो ऑडिटर वो चेक कर लेगा। पर अगर लॉ एंड रेगुलेशन में ये बोला गया कि नहीं नेक्स्ट 5 ईयर्स का असेसमेंट करके चलो, या फिर एफआरएफ में ये बोला गया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स का असेसमेंट करके चलो, तो फिर ऑडिटर फिर बोलेगा मैनेजमेंट को कि भाई असेसमेंट करो नेक्स्ट 5 ईयर्स का, दो साल से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैनेजमेंट असेसमेंट कर देता है किस 12 महीने से भी कम का, मतलब अगले सिर्फ 6 महीने का करता है कि अगले 6 महीने तो चलेगा कंपनी, उसके आगे का पता नहीं, तो वैसा नहीं। अगर लेस देन 12 मंथ्स का करता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टू एक्सटेंड असेसमेंट पीरियड टू एटलीस्ट 12 मंथ्स, मतलब अगले 1 साल का तो कर लो। उससे कम का क्या ही होगा यार, अगले 1 साल काम करोगे फिर अगले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तब तक एटलीस्ट कर लो, ठीक है। तो मैनेजमेंट का असेसमेंट इवैल्यूएट कौन करता है, ऑडिटर करता है। वो कंसिडर करता है कि जितने भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट ने कंसिडर किया है, फिर ऑडिटर सेम पीरियड को कवर करता है जो मैनेजमेंट ने किया है, या फिर अगर एफआरएफ या कोई लॉ रेगुलेशन स्पेसिफाई करता है लॉन्गर पीरियड तो उसका, ठीक है। मैनेजमेंट ने अगर सिर्फ अगले 12 महीने से भी कम का अगर असेसमेंट कर रखा है तो फिर ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा कि अपना
असेसमेंट एक्सटेंड करे टू अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एस ए 315 फॉर एस ए 570। तो इसका क्या मतलब है? जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करता है ऑडिटर? बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जब वो रैप परफॉर्म कर रहा होगा, जब अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा एंटिटी का, तो ऑडिटर कंसिडर करेगा कि क्या कोई इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करता है, क्या कोई इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करता है जिसके वजह से सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब कोई बहुत गहरा शक पैदा हो कि क्या एंटिटी आगे गोइंग कंसर्न के बेसिस पे काम कर पाएगी, या इन द फोर्सेबल फ्यूचर क्या वो ऑपरेशनल रहेगी कंपनी। अगर हाँ, अगर ऐसा कोई इवेंट या कंडीशन दिख गया ऑडिटर को, तो फिर चेक करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है इसके बारे में। ठीक है, इस इवेंट एंड कंडीशन के बारे में क्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है मैनेजमेंट ने, ये चेक करेगा। तो अब दो सिचुएशन हो सकता है, या तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया है, या फिर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं परफॉर्म किया। तो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया, तो फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लेगा ऑडिटर, और फिर डिटरमाइन करेगा कि क्या ये इवेंट और कंडीशन जो आइडेंटिफाई किया है अभी ऑडिटर ने, वो क्या इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कोई सिग्निफिकेंट डाउट, कोई गहरा शक पैदा करता है ऑन गोइंग कंसर्न। और अगर हाँ, अगर करता है, तो मैनेजमेंट का क्या प्लान है टू एड्रेस देम, उस इवेंट या कंडीशन को कैसे वो एड्रेस करने वाला है। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया, तब तो फिर ऑडिटर डिस्कस करेगा उसके साथ कि भाई तुम फिर किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग कर गए, किस बेसिस पे तुमने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया है, और इंक्वायर करेगा वेदर events or condition exist that individually or collectively may cast significant doubt on going concern। तो फिर ये भी डिस्कस कर लेगा, ऐसा नहीं कि ऑडिटर को मिल गया तो बिल्कुल पक्का पक्की बात है ये। फिर वो ये भी डिस्कस कर लेगा क्या जो मुझे मिला है अभी, क्या वो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, क्या वो मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। तो उसे बेसिकली अगर असेसमेंट नहीं किया है मैनेजमेंट ने, तो दो सवाल पूछेगा। पहला कि भाई तुम किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न बेसिस पे काउंटिंग कर गए, और दूसरा ये इंक्वायर करेगा कि क्या जो मुझे अभी आइडेंटिफाई हुआ इवेंट और कंडीशन, क्या उसके वजह से इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कास्ट होता है सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। ठीक है, फिर ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू आउट ऑडिट फॉर ऑडिट एविडेंस ऑफ events and conditions that may cast significant doubt over entity's ability to continue as a going concern। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो थ्रू आउट द ऑडिट एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के रखेगा, अलर्ट रहेगा, और ऑडिट एविडेंस खोजता रहेगा कोई कि कोई इवेंट या कंडीशन ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ओके, ये तो ऑडिटर रैप परफॉर्म कर रहा था, अभी अंडरस्टैंडिंग ले रहा था, अभी एंटिटी के पास पहुंचा ही था, समझ रहा था, सोच रहा था। उस समय कुछ अगर इवेंट्स या कंडीशन मिल गया तो ठीक है, अभी तक ऑडिट प्रोसीजर लगाया नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स एंड कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब वो शुरू करेगा ऑडिट प्रोसीजर लगाना। तो ऑडिट प्रोसीजर है क्या? तो सबसे पहला चेक करेगा रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट वेयर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म्ड असेसमेंट। अगर मैनेजमेंट ने अभी तक असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया, तो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से, भाई कर लो थोड़ा असेसमेंट तुम भी। ठीक है, नेक्स्ट कि मैनेजमेंट का प्लान इवैल्यूएट करेगा। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया, फिर मैनेजमेंट ने क्या प्लान बनाया, क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। और फिर इवैल्यूएट करेगा इफ इट इज फीजिबल, मतलब कुछ भी प्लान बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर दिया उसने, फीजिबल है या नहीं प्लान। ठीक है, हवाई बातें तो नहीं हो रही। ओके, थर्ड, जहां पे मैनेजमेंट जहां पे एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट प्रिपेयर किया है, तो फिर ऑडिटर उसे एनालाइज करेगा और फिर चेक कर लेगा रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग डेटा। ठीक है, जो डेटा है उसका रिलायबिलिटी चेक करेगा, जिस डेटा के बेसिस पे कैश फ्लो फोरकास्ट बना है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेगा ऑडिटर। सेकंड, डिटरमाइन इफ एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशंस अंडरलाइंग फोरकास्ट। ठीक है, जो भी अजम्पशन लिया एंटिटी ने, मैनेजमेंट ने, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। ठीक है, उसके लिए एडिक्वेट सपोर्ट है या नहीं। तो 3 पॉइंट हमने देख लिया। ऑडिट प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा ऑडिटर कि भाई असेसमेंट कर लो, अगर मैनेजमेंट ने नहीं किया ऑलरेडी। दूसरा, मैनेजमेंट का प्लान इवैल्यूएट करेगा
और फिर चेक करेगा कि क्या वो प्लान फीजिबल है। थर्ड, अगर मैनेजमेंट ने कैश फ्लो एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट किया है तो उसका एनालिसिस करेगा फोरकास्ट का। कैसे करेगा एनालिसिस? ये चेक करेगा जिस डेटा के बेसिस पे फोरकास्ट बना है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। सेकंड, जो भी अजम्पशंस लिया गया है उसके उसके लिए एडिक्वेट सपोर्ट है या नहीं एंटिटी के पास। 3 पॉइंट देख लिया हमने ऑडिट प्रोसीजर का। फोर्थ, चेक करेगा क्या कोई एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन है अभी, considering whether any additional facts or information become available since date on which management made assessment। जिस दिन मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया था उसके बाद कुछ ऐसा इवेंट या कंडीशन तो नहीं आया जिसकी वजह से हो सकता है सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो, तो वही ऑडिटर चेक कर लेगा कि क्या एडिशनल फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है कि जिसकी वजह से असेसमेंट चेंज हो जाए। और ये जिस दिन मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया था उसके बाद कुछ ऐसा इवेंट एंड कंडीशन या एडिशनल फैक्ट इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं हुआ, ये चेक करेगा। लास्ट, रिक्वेस्ट करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग देयर प्लान्स ऑफ फ्यूचर एक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ दीज एक्शंस। ठीक है, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि भाई तुमने क्या प्लान बनाया फ्यूचर एक्शन के लिए और फिजिबिलिटी कितना है। तो बेसिकली ये जो इवेलुएट कर रहा था ऑडिटर, इवेलुएट कर रहा था मैनेजमेंट का प्लान और उसका फिजिबिलिटी, अब उसी को रिटन रिप्रेजेंटेशन में इन राइटिंग ले लेगा। ठीक है, रिक्वेस्टिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग देयर प्लान्स ऑफ फ्यूचर एक्शन एंड फिजिबिलिटी। अब ये तो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर ने लगाया। अब आता है एडिशनल प्रोसीजर्स। ये एडिशनल प्रोसीजर्स सिर्फ रीड करने वाला टॉपिक है, इससे ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, बट एमसीक्यू में आ सकता है ये। एडिशनल प्रोसीजर्स, एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग व्हाट कैश फ्लोज, प्रॉफिट एंड अदर रेलेवेंट फोरकास्ट विद द मैनेजमेंट। तो कैश फ्लो, प्रॉफिट और अदर रेलेवेंट फोरकास्ट को का एनालिसिस करता है ऑडिटर और डिस्कस करता है मैनेजमेंट के साथ। और फिर एंटिटी का जो लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको उसका एनालिसिस करता है और डिस्कस करता है विद द मैनेजमेंट। फिर रीड करता है कुछ चीज, टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन एग्रीमेंट्स। जो कंपनी ने इशू किया डिबेंचर उसका टर्म्स रीड कर लेता है और जो लोन कंपनी ने लिया है उसका अग्रीमेंट चेक कर लेता है और डिटरमाइन करता है क्या कोई अग्रीमेंट या टर्म्स ब्रीच तो नहीं हुआ। ठीक है, इफ दे आर ब्रीच्ड। फोर्थ पॉइंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करता है, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी कमिटीज फॉर रेफरेंस ऑफ फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ लेता है कि कोई फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही कंपनी के साथ। नेक्स्ट, कंफर्म। क्या कंफर्म करता ऑडिटर? existence, legality and enforceability of arrangements to provide or maintain financial support with related and third parties and assessing financial ability of such parties to provide additional funds। ये क्या करता है? कोई रिलेटेड या थर्ड पार्टी अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है कंपनी को तो उसका एग्जिस्टेंस चेक करता है, लीगैलिटी चेक करता है और इन्फोर्सेबिलिटी चेक करता है ऑडिटर। और ये असेस करता है कि जो पार्टीज असिस्टेंस दे रही है उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी है या नहीं टू प्रोवाइड एडिशनल फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस, टर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरोइंग फैसिलिटीज। सेवेंथ, इंक्वायरिंग ऑफ एंटिटीज लीगल काउंसिल। जो लीगल डिपार्टमेंट है एंटिटी का उससे इंक्वायर करना रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, कोई क्लेम्स या लिटिगेशन तो नहीं है, एंड रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ देयर आउटकम। ठीक है, तो एंटिटी का लीगल काउंसिल लीगल डिपार्टमेंट होगा, उससे इंक्वायर कर लो कि क्या कोई लिटिगेशन या क्लेम है और एंड रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ देयर आउटकम। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट ये भी असेस करता है कि जो लिटिगेशन है वो सक्सीड करेगा या नहीं, जो क्लेम है वो सक्सीड करेगा या नहीं, क्या मैनेजमेंट को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। तो वो जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है वो क्या रीजनेबल है या नहीं। फिर इवेलुएटिंग एंटिटीज प्लान टू डील विद अनफुलफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स। तो जो कस्टमर ऑर्डर्स है जो अब अभी तक अनफुलफिल्ड रह गए उसको उसमें एंटिटी का प्लान क्या है उसको इवेलुएट कर लेगा ऑडिटर। तो ये पॉइंट्स ऐसे को डायरेक्ट क्वेश्चन में आए नहीं है, एमसीक्यू में आ सकता है। मेनली याद हमें ये करना ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर में क्या था, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते थे असेसमेंट करने को अगर उसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, फिर इवेलुएट करते थे मैनेजमेंट का प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन और देखते थे फिजिबल है या नहीं। नेक्स्ट, कैश फ्लो फोरकास्ट अगर बनाए
तो उसे उसका एनालिसिस करते थे, ये चेक करते थे जो अंडरलाइंग डेटा है उसका रिलायबिलिटी क्या है, जिस डेटा के बेसिस पे बना है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, और डिटरमाइन करते थे इफ एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशंस अंडरलाइंग फोरकास्ट। ठीक है, कोई अंडरलाइंग जो भी अजम्पशंस लेके फोरकास्ट बना है, कैश फ्लो फोरकास्ट बना है, वो एडिक्वेट है या नहीं। फिर कोई एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन तो नहीं पता चला, जिस दिन मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर रखा है उसके बाद कोई एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन तो नहीं पता चला जिसकी वजह से आउटकम ऑफ द असेसमेंट चेंज हो जाए। और लास्ट में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेते थे अबाउट द फ्यूचर प्लान्स और उसकी फिजिबिलिटी का। तो बेसिकली यहाँ पे इवेलुएट करते थे मैनेजमेंट का प्लान और उसकी फिजिबिलिटी, और यहाँ पे उसी का रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। तो ये याद करना है पॉइंट वाइज, ये बस दिमाग में रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट, ऑडिटर्स कंक्लूजन। तो हमने देखा था ऊपर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ऑब्टेन करना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और फिर कंक्लूड करना। कंक्लूड करना भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किस चीज के बारे में, अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो अप्रोप्रिएटली यूज किया या नहीं। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि ये चेक करना है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना था। और फिर दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कंक्लूड करने का। तो हम पढ़ रहे हैं ऑडिटर्स कंक्लूजन। ऑडिटर्स कंक्लूजन, तो दो पॉइंट तो सेम है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना और कंक्लूड करना अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या होता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, जो इम्पैक्ट होने वाला उसका मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, मतलब क्या चांसेस होने के, जो इवेंट्स एंड कंडीशन है, क्या चांस है कि बहुत बहुत मेजर चांस है कि हो ही जाएगा, या फिर बहुत कम चांस है, 1 या 2% चांस है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस लाइकलीहुड, ये दो पॉइंट है अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है, of occurrence of such that appropriate disclosure of nature and implication of uncertainty is necessary, ठीक है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना पड़ता है मैनेजमेंट को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। उस अनसर्टेनिटी का नेचर क्या है और इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, इज नेसेसरी फॉर। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो एज पर फॉर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, लेकिन अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करें तो ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, इसलिए अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, मतलब आज के दिन में गोइंग कंसर्न बना के दे दिया जबकि पता है कि कुछ इवेंट एंड कंडीशन है जिसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, जो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है कि जो कि हैम्पर कर दे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, तो उस केस में डिस्क्लोजर देना जरूरी है। नेक्स्ट, adequacy of disclosure. When events and conditions have been identified and material uncertainty exists, ठीक है, इवेंट एंड कंडीशन पता चल चुका है कि कुछ तो भयंकर कांड होने वाला है, और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि भाई कंपनी अब हो सकता है बंद हो जाए, हो सकता है कुछ मेजर इंपैक्ट पड़े कंपनी के ऑपरेशंस पे, या हो सकता है कि बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचा रहे मैनेजमेंट के पास। उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, मतलब उसने सही असेसमेंट किया मैनेजमेंट ने कि हाँ कुछ तो इवेंट एंड कंडीशन है जो कि बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकती है, उसने मैनेजमेंट ने अपना काम बहुत सही कर दिया है, सही से उसने अकाउंटिंग करी, सही से डिस्क्लोजर किया, एवरीथिंग ठीक है। मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट adequately disclose principal, event, and condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern, and management plan to deal with these events and condition. तो इसमें क्या हुआ
कि इवेंट एंड कंडीशन पता चल चुका है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, मतलब उसने सही असेसमेंट कर रखा है कि हाँ सही में कुछ तो गड़बड़ हो चुका है और कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मतलब और फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलती नहीं है, मैनेजमेंट ने सही अपना काम कर दिया, जो कांड होने वाला तो उसने अपना सही से असेसमेंट वगैरह कर लिया, उसकी कोई गलती नहीं है। और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी एंड एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब किस क्या इवेंट एंड कंडीशन है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे ही डाउट हो रहा है, वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, ये चेक कर लेगा ऑडिटर। और दूसरा, मैनेजमेंट प्लान टू डील विद दीज इवेंट्स एंड कंडीशन, कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है इससे डील करने का। ये तो हो गया पहला पॉइंट। एंड और भी कुछ करेगा, डिस्क्लोज क्लियरली, क्या डिस्क्लोज क्लियरली, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न and therefore it may be unable to realize assets and discharge its liability in normal course of business। तो ये properly disclose करेगा कि material uncertainty related to event and condition exist करता है जिसकी वजह से significant doubt arise होता है on going concern, और इसके वजह से हो सकता है कि ना कंपनी जो है वो एसेट ना तो रियलाइज कर पाए अपना एसेट और ना ही डिस्चार्ज कर पाए अपना लाइबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, when event and condition have been identified but no material uncertainty exists, मतलब ठीक है कि कुछ है, इवेंट एंड कंडीशन तो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब मैग्नीट्यूड एंड इम्पैक्ट ऑफ लाइकलीहुड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, ये चांसेस कम है। तो auditor shall evaluate whether in view of requirements of FRF financial statement provide adequate disclosures about these events or conditions, ठीक है। ऑडिटर ये इवैल्यूएट करेगा कि इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली एडिक्वेट डिस्क्लोजर देता है अबाउट द इवेंट्स एंड कंडीशन, उस इवेंट एंड कंडीशन के बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर देता है। आई होप दिस इज क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर कि इवेंट एंड कंडीशन दोनों, इन दोनों केस में पता तो चल चुका है कि इवेंट एंड कंडीशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक केस में मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, ये बात है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, और यहाँ पे इवेंट एंड कंडीशन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस फॉर रिपोर्टिंग। अब ऑडिटर के रिपोर्ट में क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा वो हमें देखना है। इससे पहले हमने जो देखा था एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स, ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डिस्क्लोज करेगा मैनेजमेंट, ठीक है, और उसे ऑडिटर चेक करेगा। अब आता है, अब ऑडिटर अब उस चीज को कंक्लूड करके फाइनली अपने रिपोर्ट में डालने वाला है। तो इसमें तीन कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट, मतलब कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली असेस ही नहीं किया है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उसने असेसमेंट सही से नहीं किया है मैनेजमेंट ने, तो ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन दे देगा, सीधा सीधा बात है। सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, मतलब मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज किया वो अप्रोप्रिएट है, मतलब कि अगर कोई इवेंट एंड कंडीशन ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो उससे मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली असेसमेंट किया है और उस हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। वेरी गुड, मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं, मैनेजमेंट अभी तक सही है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है कि हो सकता है कंपनी आगे आने वाले टाइम में ऑपरेशंस को बंद करना पड़े, लिक्विडेट करना पड़े, या फिर बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे कंपनी के पास, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज किया है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस केस में भी दो पॉइंट्स आते हैं। पहला, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सही से करी और डिस्क्लोजर्स भी प्रॉपर दे दिया कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, ठीक है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया। उस केस में अब क्योंकि कोई गलती नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलती नहीं, अब कोई इवेंट एंड कंडीशन ऐसा आने वाला है
तो इसमें कुछ कर नहीं सकता है मैनेजमेंट भी और ना ऑडिटर। तो उस केस में क्या, सीधा सीधा वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा और एक सेपरेट सेक्शन में ये लिख देगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये एक सेपरेट सेक्शन है, ठीक है, दिस इज अ सेपरेट सेक्शन, राइट। एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन और साथ में एक सेपरेट सेक्शन जिसका नाम होगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो ये सेपरेट सेक्शन देने का मतलब क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो सब कुछ सही बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही से है, ऑडिटर का काम तो ये है ना, लेकिन यूजर के का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उसने ये पैराग्राफ इंक्लूड किया है कि मैनेजमेंट ने सब कुछ सही किया लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है। तो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ अटेंशन टू नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजर्स द मैटर, ठीक है, एंड स्टेट दैट दीज इवेंट्स एंड कंडीशंस, कौन कौन से इवेंट एंड कंडीशन है उसके बारे में बता देगा। दीज इवेंट्स एंड कंडीशन इंडिकेट दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट that may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and that in the auditor's opinion is not modified in report of the matter, ठीक है। तो इसमें मॉडिफाइड, और ये मॉडिफाइड नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट ने कोई गलती नहीं की, मैनेजमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रॉपर बना रहा है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर रहा है, उसने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी अप्रोप्रिएटली यूज किया है, इसलिए मॉडिफाइड ओपिनियन इसके रिगार्डिंग नहीं दिया गया है, ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही है। आई होप दिस क्लियर। नेक्स्ट जो सिचुएशन बन सकता है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड, ठीक है। इस केस में क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन एंड मेंशन इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग उसने सही करा है, अकाउंटिंग को सही से किया है, अप्रोप्रिएट यूज किया है उसका, लेकिन डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ठीक है। उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे देगा। क्वालिफाइड कब देगा, जब मटेरियल होगा, और एडवर्स कब देगा, जब मटेरियल एंड परवेसिव दोनों होगा। लास्ट कंडीशन, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट चाहता ही नहीं है असेसमेंट करना, तो फिर ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंप्लीकेशन होगा वो कंसिडर करेगा, खुद से दिमाग लगाएगा क्या करना। तो इम्प्लीकेशंस फॉर रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएटली यूज किया है तो एडवर्स ओपिनियन, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने बहुत सही से अकाउंटिंग करा है गोइंग कंसर्न को का अजम्पशन लेकर के, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, उस केस में दो कंडीशन हो सकता है, पहला और दूसरा। पहला क्या है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है मैनेजमेंट ने ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस केस में अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा ऑडिटर, प्लस एक सेपरेट सेक्शन लगा देगा जिसका नाम होगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये एडिशनल क्यों लगाता है, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, और जो इवेंट एंड कंडीशन जिसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बता देता है उस सेक्शन में, ठीक है। और ये भी बताता है कि इसके वजह से मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया है क्योंकि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट और डिस्क्लोजर भी अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही। लेकिन सेकंड पॉइंट ये है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो उस केस में अगर सिर्फ मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और सिर्फ और मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन दे देगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट असेसमेंट करने को ही तैयार नहीं है तो फिर कंसिडर इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, वेदर इवेंट्स एंड कंडीशन कंस्टिट्यूट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। सबसे पहले ये पूछेगा क्या कोई इवेंट या कंडीशन है जिसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी आ सकता है। सेकंड, वेदर मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछेगा, कम्युनिकेट करेगा, सॉरी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी है, तो सबसे पहला कम्युनिकेट करेगा कि क्या कोई इवेंट या कंडीशन है जो कंस्टिट्यूट करता है मटेरियल अनसर्टेनिटी। दूसरा कि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करना क्या वो अप्रोप्रिएट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम। थर्ड, द एडिक्वेसी ऑफ रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और फोर्थ, वेयर एप्लीकेबल implications ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब इवेंट्स एंड कंडीशंस, हम शुरू से इस स्टैंडर्ड के स्टार्ट से इवेंट्स एंड कंडीशंस पढ़े जा रहे हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या क्या इवेंट्स एंड कंडीशंस है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, ठीक है। तो तीन तरीके के इवेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट आए। पहला है नेट लाइबिलिटी और नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन, लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है कंपनी के पास और एसेट उसके कंपैरिजन में कम है जिससे वो पे ऑफ कर सके। सेकंड, फिक्स टर्म बोरिंग अप्रोचिंग मैच्योरिटी, जो बोरिंग लिया था उसका मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है, अब पेमेंट का टाइम है, बट कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट नहीं है उस
बोरिंग के रिन्यूअल का या रीपेमेंट का, मतलब ना तो वो रिन्यू करके कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या फिर वो कंपनी पेमेंट कर नहीं पाएगी। थर्ड, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, क्रेडिटर्स को ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है एंटिटी। इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी अब हाथ हटाने लगे हैं और विड्रॉ कर ले रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। एरियर्स और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड्स, अब जो डिविडेंड्स है वो मतलब एंटिटी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे नहीं पा रही है। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ठीक है, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस और सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहा है और डिटोरिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग क्या क्या हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज की का शॉर्टेज, अब कार मैन्युफैक्चरर उसको टायर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है। फिर लेबर डिफिकल्टीज, लेबर नहीं मिल रहा है। लॉस ऑफ मेजर मार्केट, की कस्टमर्स, फ्रेंचाइज लाइसेंस एक्सेट्रा, मेजर मार्केट लॉस हो गया है या कस्टमर्स नहीं रहे, फ्रेंचाइज या लाइसेंस एक्सेट्रा। इमर्जेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, की मैनेजमेंट चला गया, कोई दूसरा नया आया भी नहीं। मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी और सीज ऑपरेशंस, मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि वो बंद करने वाला है, लिक्विडेट कर देगा या फिर ऑपरेशंस बंद कर देगा। एंड लास्ट, अदर, नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, changes in law or regulation or government policies expected to adversely affect entity, ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन चेंज होना सिर्फ काफी नहीं है, वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा तब वो सिग्निफिकेंट डाउट अराइज करेगा। थर्ड, अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफ व्हेन दे अकर, ठीक है, अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफ हो गया, कुछ कांड हो गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो या तो अनइंश्योर्ड था या अंडर इंश्योर्ड था। Pending legal or regulatory proceedings against entity that may result in claims that entity is unlikely to satisfy, ठीक है, कोई लीगल या रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स है जो एंटिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। Here we come to the end of ऐसे 570, थोड़ा बड़ा था। नेक्स्ट करेंगे हम लोग 580 जो कि कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा ऐसे है। तो हमने सारा 500 सीरीज तो ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। आई थिंक ये एक मेजर सीरीज है जो याद करने में मुश्किल होता है। आई थिंक थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए सीरीज। So now let's move on to the questions of SA 570. First question. Toddle Limited has a definite plan of its business being closed within a short period from the close of the accounting year for the year ended 31st March 23. ठीक है, Toddle Limited का डेफिनेट प्लान है कि वो बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड बंद करने वाली है फ्रॉम द ईयर एंडेड 31st March 23. The financial statement for the year ended on 31st March 23 has been prepared on the same basis. ठीक है, उस हिसाब से ही बनाया गया है क्योंकि वो बंद होने वाली, उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर किया गया है। ओके, the final has been prepared on the same basis as it had been in earlier periods, with an additional note that the business of the company shall cease in the near future and the assets shall be disposed of in accordance with a plan of disposal and decided by the management. ठीक है, तो पिछले कुछ सालों से एक एडिशनल नोट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा था कि कंपनी शैल सीज इन नियर फ्यूचर, और जो एसेट्स है उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद प्लान ऑफ डिस्पोजल as decided by the management. The statutory auditors of the company indicated this aspect in key audit matters only by a reference to possible cessation of business and making adjustments. तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या किया, की ऑडिट मैटर में इस चीज को इंडिकेट कर दिया कि कंपनी सीज होने वाली है, ठीक है, और एज टू पॉसिबल सिसेशन की बंद होने वाली कंपनी एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स if any there to be made at the time of cessation only. Comment on the reporting of the statutory auditors as above. Second question भी सेम है, बस नाम डिफरेंट है। TBI Limited has plan of its business being closed due to huge loss incurred due to the recent outbreak of global pandemic within short period. यहाँ से सेम सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 570 की बात करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ cessation of business as a key audit matter. SA 570 going concern management intention to liquidate the entity or to cease operation
is one of the events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. तो हमने पढ़ा था 520 में, अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन हो लिक्विडेट करने का या फिर सीज ऑपरेशंस, वो एक इवेंट या कंडीशन है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट अराइज होता है अबाउट द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. एज पर ऐसे 570, इफ इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, 570 के हिसाब से अगर कोई इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई होता है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट आए ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, बट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ठीक है, सिग्निफिकेंट डाउट आ रहा है, लेकिन जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है, द ऑडिटर कंक्लूड किया दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है, सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं होता. मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस. द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर in view of requirement of applicable FRF, the financial statement provide adequate disclosures about these events or conditions. ठीक है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं होती है तो ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करेगा कि एफआरएफ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया हुआ है अबाउट दीज इवेंट्स और कंडीशंस. फिर फर्दर एज पर एस 701 क्या होता है कि ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करता है ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में, communicating key audit report in the independent auditor's report when matters relating to going concern may be determined to be key audit matter, okay, and explains that the material uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern by its nature is a key audit matter. इसका मतलब कि कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन जिसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पे सिग्निफिकेंट डाउट अराइज होता है तो वो बाई नेचर की ऑडिट मैटर है. की ऑडिट मैटर क्या होता है? वो की ऑडिट मैटर एज पर 701 क्या होता है? वो एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है और ऐसा कोई पॉइंट जो कि ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस किया है और फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी वो जरूरी है उसको मेंशन करना. ठीक है, ऐसे 701 ऑल्सो पुट एम्फेसिस ऑन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, as per the facts given in the case, intention of TBR Limited has a plan of its business being closed as huge loss is incurred due to recent outbreak of global pandemic within a short period from 31st March 23. However, financial statement for the year ended 31st March 23 have been prepared on the same basis as it had been in earlier periods. जैसा पहले बनाया जा रहा है तो वैसे ही बनाया जा रहा है with an additional note. सिर्फ एक additional note दिया जा रहा है. Thus, management intention to liquidate the entity or to cease operation is one of the events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern is a key audit matter. Conclusion के auditor is required to communicate key audit matter in accordance with SA 570. तो इसमें हुआ क्या कि मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि वो बिजनेस क्लोज हो जाएगा क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक आ गया है. ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 31 मार्च का वैसे ही बना है, prepared on the same basis as it had been in earlier periods with an additional note. ठीक है, बस एक additional note डाला गया. Thus, management intention to liquidate the entity or to cease operation is one of the events. ठीक है, management का intention to liquidate the entity या operation बंद करना एक condition है या event या condition है जिसकी वजह से significant doubt arise होता है on the entity's ability to continue as a going concern. To conclusion में क्या, auditor is required to communicate key audit matter in accordance with SA 570 as stated above. Simple reference to a possible cessation of business and making of adjustments, if any, he made at the time of cessation only by the auditor in his report is not sufficient. तो सिर्फ एक additional point डाल देना, just एक additional point डाल देना और adjustments कर देना वो sufficient नहीं है, उसे as a key audit matter डालना पड़ेगा in accordance with SA 570. Next question. Basis Airlift Limited, carrying on the business of passenger transportation by air, is running into continuous financial losses, as well as a reduction in sales due to its stiff competition and frequent breakdown of its own aircrafts. The financial statement for the year ended 31st March 23 are to be now finalized. तो Airlift Limited है, financial losses incur कर रहा है और sales पे reduce हो रहा है और जो aircraft है उसमें frequent breakdowns हो रहा है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने वाला 31 मार्च 23 का. आगे देखते गए, द मैनेजमेंट इज क्वाइट अनसर्टेन एज टू द एबिलिटी टू कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर and has informed the auditor that having seized of this matter,
it had constituted a committee to study this aspect and to give suggestions for recovery. अब मैनेजमेंट अनसर्टेन है अबाउट द एबिलिटी टू कंटिन्यू, एंटिटी कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी इसके लिए अनसर्टेन है, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कि वो स्टडी करे इस चीज़ों को, क्यों लॉसेस हो रहे हैं, क्यों सेल्स डाउन हो रहा है, कैसे क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सब चीज़ स्टडी करने के लिए और सजेशन देने के लिए फॉर रिकवरी इफ एनी फ्रॉम दिस बैड सिचुएशन। ठीक है, वो सजेशन देगा और रिकवरी का बताएगा अगर कुछ पॉसिबल है तो कैसे रिकवर किया जा सकता है। till the study is completed according to the management Till the study is completed according to the management, the issue involves uncertainty as to its ability to continue its business, and it informs the auditor that the fact of uncertainty claiming on the going concern would suitably be disclosed in the notes to account। तो बहुत ही भला मैनेजमेंट है, उसने ऑडिटर को साफ साफ बता दिया कि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है टू इट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, और वो इन्फॉर्म करते हैं अपने ऑडिटर को कि क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न पे, तो उसने सूटेबली डिस्क्लोज कर दिया इन द नोट्स टू अकाउंट। स्टेट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इफ एनी इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो इसमें भी हमारा ये रिपोर्टिंग वाला ही है कि ये वाला सिचुएशन है, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली गोइंग कंसर्न अजम्पशन को यूज किया, अप्रोप्रिएटली यूज किया, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है क्योंकि कंटिन्यूस लॉसेज हैं, सेल्स डाउन हो रहा है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हो रहा है एयरक्राफ्ट में, तो ये परफेक्ट सिचुएशन है, यही है। और फिर इसमें ये सिचुएशन है कि उसने एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली ये वाला सिनेरियो बन रहा है क्वेश्चन में। इस केस में क्या होता था, ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता था और एक सेपरेट सेक्शन इंक्लूड करता था मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न क्यों करता था, टू ड्रॉ अटेंशन और स्टेट दैट देयर दीज events and condition indicate that a material uncertainty exists that may cause significant doubt। ओके, चलते हैं, देखते हैं आंसर में क्या है। तो पहले तो ऐसे 570 के बारे में सब कुछ है। गोइंग कंसर्न रिक्वायर्स ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज। ठीक है, इसमें 570 में क्या होता है, ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption in the preparation and presentation of the financial statement, and to conclude whether there is a material uncertainty about the entity's ability to continue as a going concern। Okay, ये तो 570 के बारे में है। When events or conditions have been identified, events or condition identify हो गया that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। ठीक है, कुछ ऐसा इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो चुका है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट करता है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो ऑडिटर क्या करेगा, अभी इवेंट और कंडीशन तो मिल गया है जिसकी वजह से डाउट भी अराइज हो रहा है, तो अब ऑडिटर का काम क्या है कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा ये चेक करने के लिए कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है through performing additional audit procedures, including consideration of mitigating factors। Okay, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और ये भी चेक करेगा क्या कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स है, मतलब कि अगर लॉसेस हो रहा है तो इसको बचने का भी कोई तरीका क्या है, लॉसेस को प्रॉफिट में चेंज करने का कोई तरीका है क्या, मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी चेक करेगा, कंसिडर करेगा। When the auditor concludes that the use of going concern assumption is appropriate in the circumstances but material uncertainty exists, ठीक है, मतलब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन बिल्कुल सही है मैनेजमेंट का और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर financial statement adequately describe the principal event that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern and management plan to deal with these events or conditions। तो ये चेक कर लेगा कि क्या एडिक्वेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड है कि क्या प्रिंसिपल इवेंट है जिसकी वजह से डाउट अराइज हो रहा है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और उसके मैनेजमेंट का प्लान क्या है। सेकेंड, ये चेक करेगा एंड डिस्क्लोज क्लियरली दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न and therefore it may be unable to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात हो, हमने ये भी देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स। इसमें ये वाला पॉइंट है, व्हेन इवेंट्स एंड कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड बट एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट्स।
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने देखा आंसर में अभी फिलहाल। नेक्स्ट अब आ जाता है जो हमने अभी डिस्कस किया कि ओपिनियन वाला पार्ट, ये वाला। If adequate disclosure is made in the financial statement, the auditor shall express an unmodified opinion in the auditor's report um, and shall include a separate section. ठीक है, एक सेपरेट सेक्शन रहेगा अंडर द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। क्यों रहता है ये सेपरेट सेक्शन? टू ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस द मैटर सेट आउट above and state that these events or conditions indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern and that the auditor's opinion is not modified in respect of the matter. In the instant case, the auditor should disclose about the material uncertainty and express an unmodified opinion, and uh, and in his report in his audit report shall include a separate section under the heading material uncertainty related to going concern to draw attention। सब कुछ वैसा वैसा लिखा हुआ है सब कुछ। Next question, 96. AQP Limited is one of the prominent players in the chemical industry. The company is a public domiciled in India and listed on BSE and NSE. The company was facing extreme liquidity constraints, and there were multiple indicators that casted doubt over the company's ability to continue as a going concern. ठीक है, कंपनी का एक्सट्रीम लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट चल रहा था, कैश की कमी थी और बहुत सारे इंडिकेटर्स थे जिसकी वजह से डाउट अराइज हो रहा था about the company's ability to continue as a going concern. The company was led into insolvency proceedings by consortium of banks led by PNB, and the NCLT ordered the commencement of corporate insolvency process against the company on 31st August 2022. तो कंपनी क्या हुआ, अब क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन बहुत बुरी हो गई थी तो उसने इंसॉल्वेंसी में चला गया और इंसॉल्वेंसी में डाला किसने? कंसोर्टियम बैंक ने। ओके, द कंपनी इनवाइटेड prospective lenders, investors, and others to submit their resolution plan to the resolution professional latest by 1st January 2023. The resolution professional reviewed the resolution plan and ensured conformity with Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The complaint plans were presented to Committee of Creditors on 2nd February 2023, and resolution plan submitted by PQI Limited was evaluated as highest evaluated complaint resolution plan। तो इतने दूर में अचानक से ऑडिट से लॉ में जा चुका है, तो वापस आते ऑडिट में, क्योंकि ये कहानी है, इसका कोई लेना देना नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर। Committee of Creditor of AQP Limited approved resolution plan submitted by PQI Limited on 2nd March 2023. The approval of NCLT was finally obtained on 4th May 2023. Okay. PQI Limited submitted detailed plans and commitments as part of resolution plan, including clearance of all outstanding debts which were leading to negative cash flows. Please suggest how would you deal with this situation as the auditor of PQ Limited. Okay. तो इस केस में हो क्या रहा है कि APQ लिमिटेड इंसॉल्वेंट हो गया, ये पता चल गया, और फिर आईबीसी में जाने के बाद रिजोल्यूशन प्लान बना, फिर रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और फिर अप्रूवल मिल गया एनसीएलटी से ऑन 4th May 2023। पीक्यूआर लिमिटेड डिटेल प्लान अपना सबमिट किया जो उसने रिजोल्यूशन प्लान बनाया था, and commitments as part of resolution plan, including clearance of all outstanding debts and which were leading to negative cash flows. Okay. तो अब करेगा क्या ऑडिटर? अब ऑडिटर को क्या करना होगा? ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि क्या ये सारा कुछ जो प्लान बना है वगैरह वगैरह, क्या ये मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है about the entity's ability to continue as a going concern। Significant doubt तो अराइज हो गया, पर ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए वो ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से। हमने देखा था यहाँ पे कि मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि भाई परफॉर्म करो, अगर अभी तक परफॉर्म नहीं किया असेसमेंट। फिर मैनेजमेंट का प्लान चेक करेगा फिजिबल है या नहीं। फिर एंटिटी ने अगर कैश फ्लो फोकस बनाए तो उसका एनालिसिस करेगा, ये चेक करेगा कि जो अंडरलाइन डेटा है वो रिलायबल है या नहीं, फिर जो अजम्पशंस यूज किया गया है वो एडिक्वेट है या नहीं।
फिर कोई एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन पता चला फ्रॉम द डेट जिस दिन मैनेजमेंट ने असेसमेंट कंप्लीट किया था टू दिस डेट, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या फैक्ट पता चला वो कंसिडर करेगा। और फाइनली जो पहले इवेल्युएट कर रहा था मैनेजमेंट का प्लान और फिजिबिलिटी, उसी के बारे में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। तो इसमें क्या है, इवेल्युएशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज पर ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। If events or conditions have been identified that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence to determine whether or not a material uncertainty exists related to event or condition that may cast significant doubt. तो सबसे important काम इसका यही है, वो चेक करता है कि whether or not material uncertainty exists related to event or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. Hereinafter referred as to material uncertainty through performing additional audit procedures including consideration of mitigating factors. ठीक है, तो audit procedures क्या क्या है, same points है, requesting management to make its assessment, फिर management का plan क्या है, is it feasible, फिर अगर cash flow forecast बनाया तो whether it is adequate, whether there is adequate support for the assumption underlying the forecast, कोई additional fact information पता चला since the date on which management made its assessment or written representation ले लेगा. Okay. The auditor shall evaluate whether sufficient appropriate audit evidence have been obtained regarding and shall conclude on the appropriateness of management use of going concern basis of accounting in the preparation of financial statements. तो ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा सफिशिएंट वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैव बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है, रिगार्डिंग एंड शैल कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न सही है या नहीं इसके लिए इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. If events or conditions have been identified that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, but based on the audit evidence obtained, the auditor concludes that no material uncertainty exists. ठीक है, कोई material uncertainty exist नहीं करता है, the auditor shall evaluate whether in view of the requirement of applicable financial reporting framework, the financial statement provide adequate disclosure about these events or conditions. मतलब किसी event और condition की वजह से, event और condition की वजह से significant doubt arise हो रहा है, ये चेक करने के लिए ऑडिटर क्या करता है कि ये जो इवेंट एंड कंडीशन है, क्या ये मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज हो रहा है अबाउट द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी, ये चेक करता ऑडिटर ये. लेकिन इन केस अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है, डाउट अराइज हो रहा है, इवेंट एंड कंडीशन ऐसा आने वाला है जिसके वजह से डाउट अराइज हो रहा है, लेकिन चेक किया मैनेजमेंट ऑडिटर ने तो पता चला कि मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो फिर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि एफआरएफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दिया या नहीं. ठीक है, in the instant case the approval of the resolution plan is a significant mitigating factor to counter the going concern issue of AQP Limited. PQL Limited has submitted a detailed plan and commitments that has been given as part of resolution plan, which includes clearance of all outstanding debt which were leading to negative cash flows. Okay. Conclusion, events and conditions are mitigated effectively and there is no material uncertainty in relation to ability of the company to continue as a going concern. अब क्योंकि resolution plan आ चुका है जिसकी वजह से negative cash flow हो रहा था, ये भी figure out हो चुका है, तो event and condition तो ऐसा है जिसकी वजह से significant doubt arise हो रहा है, लेकिन there is no material uncertainty. Okay. Next, enumerate the operating conditions of an entity that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. ये तो डायरेक्टली यहाँ से कर लेते हैं, सीधा साधा क्वेश्चन है. ऑपरेटिंग, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, लेबर की डिफिकल्टी, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, की कस्टमर, फ्रेंचाइज लाइसेंस, हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर का इमर्जेंस, की मैनेजमेंट का लॉस विदाउट रिप्लेसमेंट, मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी और सीज ऑपरेशन. सेम वही सारा पॉइंट है डायरेक्टली. नेक्स्ट, Star Limited is a power generating company which uses coal as raw material
for its power generating plant. The company has been allotted coal blocks in the state of Jharkhand and Odisha. कंपनी को अलॉट किया गया कोल ब्लॉक्स झारखंड में और ओडिशा में. During the financial year 22-23, a scam regarding allotment of coal blocks was unveiled, leading to ban on the allotment of coal blocks to various companies, including Star Limited. ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या पता चला? एक स्कैम का पता चला रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक्स. मतलब कोल ब्लॉक्स को अलॉट करने में कुछ स्कैम हुआ है, leading to a ban on the allotment of coal blocks to various companies including Star Limited. अब जिसको जिसको अलॉट हुआ था उसके ऊपर बैन लग गया, इंक्लूडिंग ये Star Limited पे. This happened in the month of December 22, and as such entire power generation process of Star Limited came to a halt in that month. ठीक है, अब बैन लग गया तो पूरा जो पावर जनरेशन प्रोसेस है वो हॉल्ट पे आ गया उस मंथ में. As the result of such ban and the resultant stoppage of the production process, many key managerial personnel of the company left the company. जो key managerial person थे वो उसने कंपनी छोड़ दी. ये क्या ऑपरेशनल इश्यूज की तरफ जा रहा है. There were delays in the payment of wages and salaries, and the banks from whom the company had taken funds for project financing also decided not to extend further finance or to fund further working capital requirement of the company. अब ये फाइनेंसिंग की तरफ जा रहा है कि अब उसे जो उसका लोन का रीपेमेंट का डेट है वो क्लोज आ रहा है, अब वो रीपे कर नहीं पा रहा है, और जो बैंक ने लोन दिया था उसने भी फैसला कर लिया कि अब इसे ना तो एक्सटेंड करेगा ना उसे हाँ एक्सटेंड नहीं करेगा फाइनली. फर्दर व्हेन डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अंडरस्टूड दैट द कंपनी हैड नो एक्शन प्लान. कंपनी का कोई एक्शन प्लान नहीं था टू मिटिगेट सच सर्कमस्टेंसेस. फर्दर ऑल सच सर्कमस्टेंसेस वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टार लिमिटेड. अब गोइंग कंसर्न पे सवाल उठ गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए था, वो भी नहीं था. What course of action should the statutory auditor of the company consider in such situation? तो हमने देखा था यहाँ पे इम्प्लीकेशन और रिपोर्टिंग क्या होता था. अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट है तो सीधा सीधी एडवर्स ओपिनियन दे देता था ऑडिटर. इस केस में वैसा ही है. As per SS 570, going concern, auditor is required to obtain sufficient appropriate audit evidence about the appropriateness of management use of going concern basis of accounting in the preparation of financial statement, and to conclude whether a material uncertainty exists about the entity's ability to continue as a going concern. ये 570 के बारे में रख लेना है, कहीं भी पूछे ये लिख, मतलब जितना याद रहे उतना लिख देना है. When the use of going concern basis of accounting is inappropriate, the auditor shall express an adverse opinion. ठीक है. In the present case, the following circumstances indicate the inability of Star Limited to continue as a going concern: ban on the allotment of coal blocks, halt in power generation, key managerial person leaving the company, bank decided not to extend further finance, non-availability of sound action plan to mitigate circumstances. Considering the factors of the factors as stated above, it is clear that the going concern basis is inappropriate for the company, and such circumstances are not reflected in the financial statement of the company. As such, the statutory auditor of Star Limited should express an adverse opinion as per 705. In the basis of opinion paragraph of the auditor's report, the statutory auditor should state that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and that the financial statement do not adequately disclose the matter. मतलब सीधा सीधी बात कि adverse opinion दे देगा और basis of opinion paragraph में लिख देगा कि मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से डाउट अराइज हो रहा है, सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो रहा है कि एंटिटी शायद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, TUV Limited is a company engaged in the business of manufacture of spare parts. Saroj and Associates are the statutory auditors of the company for the financial year 22-23. During the course of audit, CS Saroj noticed that the company had a major customer, namely Korean Mart from South Korea. ऑडिट के टाइम पे सीए सरोज को ये पता चला कि एक मेजर कस्टमर है कोरिया का, कोरियन मार्ट. Owing to an outbreak of war and subsequent destruction leading to government ban on import and export in South Korea, the demand from Korean Mart for the product of TUV Limited ended for an unforeseeable time period. Okay. तो ये मेजर कस्टमर था, मतलब काफी रेवेन्यू इसके थ्रू आ रहा था, पर क्योंकि
वॉर की वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हो गया, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो क्या हुआ कि एक फोर्सिबल टाइम पीरियड के लिए उस प्रोडक्ट का डिमांड ही घट गया, क्योंकि ये मेजर कस्टमर था टीवी लिमिटेड का। When discussed with the management, C.A. Saroj was told that the company is in the process of identifying new customers for their products. ठीक है, सीए सरोज को ये बताया गया कि कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर्स। वो कंपनी टीयू लिमिटेड अब नया कस्टमर्स ढूंढ रहा है। सीए सरोज अंडरस्टैंड्स दैट though the use of going concern assumption is appropriate, but a material uncertainty exists with respect to identification of new customers. ठीक है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन उसका सही है कि हाँ यार अब तो गर्दिश में जा चुका है कंपनी, क्योंकि मेजर कस्टमर का ही वाट लग गया है। तो इट इज, और उसके वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। दिस फैक्ट इज ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टीयूवी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। इस चीज को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर दिया गया था इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टीयूवी लिमिटेड। How should CA Saroj deal with this matter in the auditor's report for the financial year 22-23? हमने ये देखा है, यहाँ पे चले, सेम ये कंडीशन का बात हो रहा है, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। और अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन सेपरेट सेक्शन में ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। फिर क्यों करते हैं ये, क्योंकि ड्रॉ करना होता है अटेंशन, स्टेट करते क्या क्या इवेंट और कंडीशन है जिस वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, वो भी स्टेट कर देगा, बता देगा। और ऑडिटर ने ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ठीक है, ऐसा ही ऐसा लिखा होगा, 570 के बारे में लिख देना है सब कुछ। फिर इन द प्रेजेंट केस जो कहानी ऊपर लिखी है वो कहानी लिख देना है कि डिस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाउएवर द मैटर इज फुली डिस्क्लोज्ड by the management of TUV Limited in the financial statement for the year ended 31st May 23. Conclusion क्या है? Considering that the going concern assumption is appropriate, but a material uncertainty exists with respect to identification of new customers, CSRO should express an unmodified opinion, include in his audit report a separate section under the heading Material Uncertainty relating to going concern. Q, to draw attention to the note of the financial statement or state that these events or conditions indicate that a material uncertainty exists that make a significant doubt. ठीक है, और इसके बारे में मॉडिफाई नहीं किया गया है और रिपोर्ट में, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपना काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का और डिस्क्लोजर देने का अच्छे से निभाया है। नेक्स्ट, ये तो हमने इतने बार रिपीट कर लिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी और काफी बार हमने रिपीट भी कर लिया, तो अब तो आई थिंक याद हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसका समरी आपको बता देता हूँ है क्या ये। तो इसमें अभिनंदन लिमिटेड है, ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब क्योंकि ये एनवायरनमेंट के साथ काफी खिलवाड़ कर रहा है, तो इसलिए इसे शो कॉज नोटिस आ गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक वेस्ट को डंप कर रहा था विदाउट ट्रीटिंग इट, फिर वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो रहे थे, इसे एक शो कॉज नोटिस आ गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, जिसमें पेनल्टी थी 500 करोड़ रुपए की। ठीक है, यहाँ तक ये कहानी है। The unaudited profit for the financial year 22-23 of Abhinandan Limited was 35 crores मात्र। तो unaudited profit कितना था? 35 crores and unaudited turnover was 100 crores। 100 करोड़ का टर्नओवर, प्रॉफिट 35 करोड़ का, पेनल्टी 500 करोड़ का। दे पाएगा क्या ये? कभी नहीं। Upon inquiry, it was identified that Abhinandan Limited has disclosed this matter in the financial statement by way of footnote। footnote में दे रखा है ये इसने, the extract of which is provided below. The company has received a show cause notice from National Green Tribunal for some potential violation of environmental laws, and the company's legal department has assessed and found that the judgment would be in favor of the company. Accordingly, no provision has been created for such notice. तो इसने फुटनोट में ये डाल कर लिख दिया कि एक शो कॉज नोटिस आ चुका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, पर कंपनी का असेसमेंट ये है कि जजमेंट जो होगा वो कंपनी के फेवर में होगा, इसलिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया। In the light of the above scenario, kindly provide what should be the appropriate option for the statutory auditor of the company to report this matter. तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नवंबर 22 का। इसमें ऐसे 250 की बात भी हो रही है, थोड़ी बहुत बात कंपनी ऑडिट की भी है, और फिर फाइनली जो अपना टॉपिक है 570। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 250 की बात क्या हो रही है इसमें।
As per SA 250, considering law and regulation in the audit of financial statement, the auditor is required to obtain an understanding and need to evaluate the impact of other law. Other law क्या हुआ जो कि directly affect नहीं कर रहा financial statement को. Need to evaluate the impact of other laws and regulation that do not have a direct effect on the determination of the amounts and disclosure in the financial statement, but compliance with which may be fundamental to the operating aspects of the business. ठीक है, तो अदर लॉज है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका कंप्लायंस फंडामेंटल है टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस. मतलब बिजनेस चलता रहेगा तब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो इसलिए उसका कंप्लायंस भी जरूरी है. टू एन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस और टू अवॉइड मटेरियल पेनल्टीज. For example, compliance with the terms of the operating lease, compliance with regulatory solvency requirements, or compliance with environmental regulations. Non-compliance with such laws and regulation may therefore have a material effect on the financial statement. अगर इसका compliance नहीं हुआ तो इसका material effect पड़ेगा on the financial statement. The auditor shall perform following audit procedures to help identify instances of non-compliance with other laws and regulations that may have a material effect on the financial statement. पहला क्या है? Inquiring of the management and, where appropriate, TCWG as to whether the entity is in compliance with such laws and regulation. ठीक है, वो मैनेजमेंट से और TCWG से इंक्वायर कर लेगा as to whether the entity is in compliance with such laws and regulation. ये ऐसे 250 का पॉइंट्स है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. अभी देख लेते हैं. इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से और TCWG से whether the entity is in compliance with such laws and regulation, and inspecting correspondence, if any, with the relevant licensing or regulatory authorities. ठीक है. As per section 143 subsection 3 clause J of the Companies Act 2013, read with rule 11 of Companies Audit and Auditors Rules 2014, the auditor is required to report whether the company has disclosed the impact. क्या कंपनी ने डिस्क्लोज कर रखा है इम्पैक्ट इफ एनी ऑन द पेंडिंग लिटिगेशन ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, क्या कंपनी ने डिस्क्लोज कर रखा है जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, अब फाइनली SA 570 की. As per SA 570, going concern, if the auditor concludes that management's use of the going concern basis of accounting is appropriate in the circumstances, but a material uncertainty exists, the auditor shall determine whether the financial statements adequately disclose the principal events or conditions. ये point कहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं. ये disclosure की बात कर रहा है. यहाँ पे events and conditions have been identified and material uncertainty exists. तो इसमें हम क्या कर देते हैं, सबसे पहला एडिक्वेट डिस्क्लोज कर देते हैं प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट हो रहा है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो रहा है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और उसका मैनेजमेंट का प्लान क्या है टू डील विद दीज इवेंट्स एंड कंडीशन, एंड डिस्क्लोज क्लियरली material uncertainty related to events and condition that may cast significant doubt on going concern. ठीक है, disclose clearly material uncertainty. Okay, that is, इसका क्या मतलब, it may be unable to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. तो ऐसा ऐसा सब लिखा हुआ है इसमें. If the auditor concludes that management's use of going concern basis of accounting is appropriate in the circumstances, but a material uncertainty exists, the auditor shall determine whether the financial statement adequately disclose the principal, event, and condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern and management plan to deal with these events or conditions, and disclose clearly that there is material uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and therefore it may be unable to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. If adequate disclosure about the material uncertainty is not made, adequate disclosure नहीं दिया गया है in the financial statement, the auditor shall express a qualified opinion or adverse opinion as appropriate in accordance with SA 705. अब ये केस कहाँ से आता है? ये वाला केस है. Use of going concern is appropriate, but material uncertainty exists. Adequate disclosure of material uncertainty is not adequate. तो मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लगाया है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, बट एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है. फुटनोट में डालना कोई तरीका थोड़े ना हुआ यार, डिस्क्लोजर देना प्रॉपर्ली. तो इसे उसने क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा एंड मेंशन इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा. ठीक है, तो if adequate disclosure about material uncertainty is not made in the financial statement, the auditor shall express a qualified opinion or adverse opinion as appropriate in accordance with SA 705, and in the basis of
basis of qualified adverse opinion section of the auditor's report state that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and that the financial statement do not adequately disclose this matter. फिर ये कहानी फिर से ऊपर वाला conclusion, as no appropriate disclosure has been provided by Abhinandan Limited for show cause notice, Subahu and company should report this matter in their audit report under going concern para as per SA 570 and under clause J of section 143 subsection 3 of Companies Act 2013. Also, the auditor is required to issue an adverse opinion as per 705 modification of opinion in the independent auditor's report. Modification of opinion क्यों? इसने proper disclose नहीं किया. Okay. Here we come to the end of this chapter. ऐसे बहुत ही huge standard है ये. मुझे record करने में 2 दिन लग गया है. तो I hope this is helpful to everyone who is listening. So thank you so much, everyone.